Hi everyone, I hope all of you are fine. आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक स्टेलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। स्टेलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन जो है वो माइक्रोबायोलॉजी का बेसिक है, लाइक इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। आप कहीं भी कहोगे माइक्रोबायोलॉजी लैब में तो हर कोई आपसे ये पूछेगा व्हाट इज स्टेलाइजेशन, व्हाट इज डिसइंफेक्शन। तो हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टेलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में डिफरेंस क्या है। आज हम इसको ना थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि स्टेलाइजेशन स्टेलाइजेशन क्यों है, डिसइंफेक्शन डिसइंफेक्शन क्यों है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टेलाइजेशन। ठीक है, स्टेलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी सरफेस है, कोई भी कंटामिनेटेड सरफेस है, उसके ऊपर से आप सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली किल कर दो। कंप्लीटली मतलब 100% किलिंग, 100% किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनके स्पोर्स भी। अब स्पोर्स क्या होते हैं? बैक्टीरिया जो है, जब उसको हार्श कंडीशन मिलती है, जब उसको प्रॉपर फूड नहीं मिलता, तो वो खुद को स्पोर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। स्पोर क्या होता है? स्पोर सालों साल पड़ा रहता है। स्पोर को कोई जनरली किल कर नहीं सकता, ये डोरमेंट स्टेज में चला जाता है 10 साल 20 साल, तो डिफिकल्ट हो जाता है इसको किल करना। तो जो स्पोर्स हैं वो नॉर्मल अल्कोहल से, सैनिटाइजर से किल नहीं होते हैं। स्पोर्स को किल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? स्टेरलाइजेशन। तो स्टेरलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया प्लस उसके स्पोर्स कंप्लीटली किल हो जाएंगे सरफेस पर से। ठीक है, वाइल जो डिसइंफेक्शन होता है, डिसइंफेक्शन सिर्फ सरफेस पर से बैक्टीरिया को रिमूव कर पाता है। डिसइंफेक्शन जो हमारा होता है वो हमारे सरफेस से स्पोर्स को किल नहीं कर पाता, तो कंप्लीट 100% रिमूवल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे स्पोर्स जो एंडोस्पोर्स होते हैं वो किल नहीं होंगे, यहाँ पर हो जाएंगे। तो सबसे पहला बेसिक डिफरेंस तो यही हो गया कि स्टेरलाइजेशन में बैक्टीरिया और उनके स्पोर्स दोनों खत्म हो जाते हैं, और डिसइंफेक्शन में बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे, उनके स्पोर्स खत्म नहीं होंगे। कोई आपसे पूछ ले व्हाट आर स्पोर्स, तो एंडोस्पोर्स बोलते हैं इनको। जब बैक्टीरिया को फूड नहीं मिलता, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, गरीबी आ जाती है बैक्टीरिया को, तो वो खुद को स्पोर्स में कन्वर्ट कर लेता है और वो कई साल तक डोरमेंट स्टेज में चला जाता है एकदम। तो वो कुछ नहीं करना, वो बस पड़ा रहेगा पड़ा रहेगा। जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी, जब उसको खाना पीना सब कुछ मिलने लग जाएगा, वो वापस से जर्मिनेट करेगा, नई नई बैक्टीरिया सेल बनाएगा और वापस से आपको इन्फेक्ट करना चालू कर देगा। ठीक है, तो आई होप स्टेरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में सबको डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया। अब बैक्टीरिया है इससे मार सकते हैं। जब जो बैक्टीरिया को मारने का तरीका होता है स्टेरलाइजेशन में, वो ये है कि बैक्टीरिया हमें सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन। अगर प्रोटीन नहीं बनेगी सेल्स में, बॉडी में, तो ना बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाएगा ना हम सर्वाइव कर पाएंगे। मेन टारगेट जो स्टेरलाइजेशन का होता है वो ये होता है, प्रोटीन है ना, उस डीनेचर कर दो, यानी तोड़ दो। जब बैक्टीरिया के पास प्रोटीन ही नहीं होगी, वो कुछ अपना जीन एक्सप्रेशन ही नहीं कर पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी इवेंचुअली। या फिर जो इसकी प्रोटीन है उसको कॉगुलेशन, उसको कॉगुलेट कर दो। तो डीनेचुरेशन, कॉगुलेशन ऑफ प्रोटीन, ये दो चीजें अगर बैक्टीरिया के अंदर हो गई तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, बैक्टीरियल सेल की हो जाएगी डेथ। तो हमारा मेन गोल तो यही था कि बैक्टीरिया की हमको क्या करवानी है? डेथ करवानी है। तो स्टेरलाइजेशन में क्या होता है? प्रोटीन का डिनेचुरेशन या फिर कॉगुलेशन। अब स्टेरलाइजेशन अगर करने की, स्टेरलाइजेशन हम देखें कि हम कैसे कैसे स्टेरलाइजेशन कर सकते हैं। तो स्टेरलाइजेशन करने के काफी तरीके हैं, जैसे कि ड्राई हीट, आप सिंपली हीट देके बैक्टीरिया को किल कर दो। मॉइस्ट हीट, आप मॉइस्चर दो। हीट मतलब मॉइस्चर और हीट दोनों एक साथ आ गए तो आपके दिमाग में कुछ आ रहा है स्टीम जैसा? स्टीम क्या होती है? स्टीम में मॉइस्चर होता है और गर्म भी बहुत होती है, तो आप स्टीम देके बैक्टीरिया को किल कर दो। या फिर आप फिल्ट्रेशन, आप ऐसा फिल्टर पेपर या ऐसा कुछ यूज करो कि बैक्टीरिया और उनके स्पोर कंप्लीट रिमूव हो जाए। या फिर आप फिजिकल मेथड यूज कर सकते हो। फिजिकल मेथड बोले तो बाय रेडिएशन, आप यूवी रेज, रेडिएशन यूज करके बैक्टीरिया को किल कर सकते हो। ठीक है,
तो सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ड्राई हीट को देखेंगे। तो गिव मी अ मिनट। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ठीक है, ड्राई हीट मतलब आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। अब हीट करने का सबसे बेसिक तरीका होता है फ्लेमिंग। फ्लेम सब जानते हैं क्या होता है, किसको बोलते हैं फ्लेम, आपको। तो आपने एक बंसन बर्नर देखा होगा, इस तरह का होता है बंसन बर्नर। उसमें ऊपर निकल रही होती हैं ऐसे फ्लेम्स। ठीक है, सॉरी येलो कलर ले लेती हूँ। येलो ब्लू ऐसे ऐसे करके फ्लेम्स निकल रही हो। सब जानते हैं बंसन बर्नर, अगर नहीं जानते तो आप इमेज देख लें गूगल पे। तो हम जिस भी आर्टिकल को हम स्टरलाइज कराना चाहते हैं, उसको हम क्या करते हैं, फ्लेम के अंदर से पास करते हैं। कब, जब तक वो रेड हॉट ना हो जाए। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी, मान लो आपको कोई लूप, इनोकुलेशन लूप आप सब जानते हो जिससे बैक्टीरिया की स्ट्रिकिंग करते हैं। आपको लूप को स्टेराइल करना है, आप उसको फ्लेम से पास कर रहे हो पर वो रेड हॉट नहीं हुआ, आपने पहले ही स्ट्रिकिंग चालू कर दी, स्टेरलाइजेशन नहीं। जब तक आपका लूप रेड हॉट ना हो जाए आप इसको स्टेरलाइज करते रहोगे। ठीक है, तो फ्लेमिंग इज वन ऑफ द मेथड फॉर ड्राई हीट स्टेरलाइजेशन। ठीक है, तो फ्लेमिंग और इसको हम रेड हीट भी बोल सकते हैं, कि किसी भी चीज को जब तक हीट करते रहना जब तक वो एक रेड ना हो जाए। ठीक है, ड्राई हीट में होता है हमारा जो कॉमनली यूज होता है हॉट एयर ओ ओवन। ओवन में सबने खाना गर्म किया होगा ऑलरेडी, बट ये वो वाला ओवन नहीं है, दूसरा वाला ओवन है। ठीक है, हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन में एक चैम्बर होता है और इंक्यूबेटर, अगर आप सबने देखा हो इंक्यूबेटर जैसा, जिसमें एक गेट होता है आगे। ठीक है, गेट खोलो, सामान रखो या ट्रे लगी होती है, और इस गेट को बंद कर दो। इसका टेम्परेचर होता है बहुत हाई। अब आप किसी चीज को गेट बंद करके उसके अंदर टेम्परेचर हाई करके रख दोगे तो क्या होगा, बैक्टीरिया उसमें से मर जाएगा। ठीक है, तो हॉट ओवन का आपको मुझसे टेम्परेचर पूछ ले तो हम बोल देंगे 160 डिग्री सेल्सियस पे। अगर 1 घंटे के लिए मैंने इसमें सामान रख दिया तो वो क्या हो जाएगा, स्टरलाइज हो जाए। ठीक है, तो ये मेथड कब यूज करूंगी मैं, तो एयर ओवन यूज करूं अगर मुझे कोई सिरिंज स्टेराइल करनी है। ठीक है, जनरली तो हम यूज नहीं करते, बट इन केस हमें किसी ऐसे पेशेंट पे सिरिंज यूज करनी है, एकदम कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है कि मुझे सिरिंज को स्टेराइल करना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं इसमें रख दूंगी। देन नीडल्स, ग्लासवेयर्स। ठीक है, ड्राई ग्लासवेयर जिसमें मुझे बिल्कुल पानी नहीं चाहिए। अब जो मॉइस्ट हीट था इसमें स्टीम से स्टरलाइज होगा। स्टीम से स्टरलाइज होगा, स्टीम वेसल के ऊपर आ जाएगी, पानी आ जाएगा। अगर मुझे ग्लासवेयर एकदम ड्राई चाहिए तो मैं क्या यूज करूंगी, हॉट एयर ओवन। और मुझे इससे कोई इशू नहीं है, मुझे स्टीम वाला मतलब मुझे ऐसे कोई ड्राई एकदम नहीं चाहिए, थोड़ी देर बाद ड्राई हो जाए तो भी चलेगा, तो मैं ऑटोक्लेव से यानी मॉइस्ट हीट यूज करूंगी। ठीक है, देन मुझे कोई पाउडर है वो स्टेराइल करना है, उसको मैं मॉइस्ट हीट में नहीं कर सकती, ड्राई हीट में ही करना पड़ेगा। देन आप इसमें कुछ भी टेस्ट ट्यूब, पेट्री डिश, ये सब कुछ इसमें आप स्टेराइल कर सकते हो। ठीक है, देन कोई ऐसी चीजें हैं जिनको हम बिल्कुल हम नहीं चाहते कि उसके अंदर मॉइस्चर आए, ऐसी सारी ड्राई चीजों को आप हॉट एयर ओवन में आराम से स्टेराइल कर सकते हो। ठीक है, आप लोग बोलो कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया क्या होता है, हम न्यूट्रिएंट अगार बनाते हैं, इसको हम फ्लास्क में डालते हैं और फिर स्टेराइल करते हैं। उसको हम ऑटोक्लेव में ही क्यों करते हैं, मॉइस्ट हीट से। देखो ऑटोक्लेव में टेम्परेचर होता है 121 डिग्री सेल्सियस, यहाँ टेम्परेचर है 160। यहाँ जो टेम्परेचर है वो इस न्यूट्रिएंट अगार की चीजों को खराब कर दे। इट्स वेरी हाई टेम्परेचर जो कि इसके कंपोनेंट्स को अफेक्ट कर देगा। इसलिए हम कभी भी कल्चर मीडिया को हॉट एयर ओवन में स्टरलाइज नहीं करते। ठीक है, और उसके अलावा एक और चीज है, हॉट एयर ओवन से ज्यादा ऑटोक्लेव को क्यों प्रेफर करते हैं। कुछ बैक्टीरिया हैं, सर्टेन बैक्टीरिया हैं जो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन से नहीं किल। ठीक है,
तो ये था हमारा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। इसका बेसिक मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे मॉइस्ट हीट। अब ये जो हमारा मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन है ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। ठीक है, पर इसमें ना कुछ चीजें आ जाती हैं, जैसे कि इसको हम इसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है बिलो 100 डिग्री। अगर 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पर मैं स्टरलाइज कर रही हूँ, एट एट 100 डिग्री, अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टरलाइज कर रही हूँ। ठीक है, फिर आता है स्टीमिंग एट 100 डिग्री, अगर मैं 100 डिग्री पे सिर्फ स्टीम दे रही हूँ। एंड देन आता है हमारा एबव 100 डिग्री, यानी 121 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम ऑटोक्लेविंग भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि हम किस में करते हैं, ऑटोक्लेव। गॉट इट। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिलो 100 डिग्री। ठीक है, बिलो डिग्री जो है हम अपने घर में भी यूज करते हो। अब मुझे दिमाग लगा के बताओ, आप लोग सुबह सुबह आपकी मम्मी आपको उठा के मिल्क लेने भेजती हैं, आप मिल्क का पैकेट लेके आ जाते हो या फिर डेयरी वाले भैया से मिल्क लेके आ जाते हो। क्या आप लोग उस मिल्क को डायरेक्ट पी लेते हैं? नहीं, पहले मम्मी उसको स्ट्रेनर से ड्रेन करें छानती हैं, उसके बाद उसको गर्म होने रख देती हैं, फिर हमको वहां पे खड़ा कर देती हैं कि देखो ये मिल्क जो है वो बाहर ना निकल जाए। ठीक है, पर हम लोग फोन चला रहे होते हैं, वो बाहर निकल जाता है और फिर हम डांट। अब जो ये मिल्क को हीट करने की प्रोसेस चल रही है, इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, पास्चुराइजेशन। क्या ये क्या हुआ, पास्चुराइजेशन। तो पास्चुराइजेशन क्या होता है? पास्चुराइजेशन इज अ मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन टेक्निक बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों करते हैं? कि मिल्क के अंदर जो भी थोड़े बहुत बैक्टीरिया हैं, वो सारे क्या हो जाएं, किल हो जाएं। बैक्टीरिया क्या हो जाएं, किल हो जाएं, उनके स्पोर्स जो है वो भी किल हो जाए। उसके अलावा हमारी होती हैं वैक्सीन्स। ठीक है, वैक्सीन्स को भी हम पास्चराइज करते हैं। पास्चराइजिंग का टेम्परेचर क्या रहता है जनरली, 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितने टाइम में पास्चराइज करके आप किल कर सकते हो, 1 आवर। अगर आपने 1 आवर 60 डिग्री सेल्सियस से पास्चराइजेशन किया, तो उस मटेरियल से क्या हो जाएंगे, बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। कितने बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, अबाउट 90% बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, खत्म। और अगर उस मिल्क में स्पोर वगैरह नहीं है तो 98% तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। स्पोर इसमें नहीं किल होते, स्पोर किस में किल होते हैं, हमारे ऑटोक्लेविंग में। ठीक है, इसमें हमारे बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। देन आता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हमने 100 डिग्री, समझ जाना चाहिए बात हो रही है बॉइलिंग की, क्योंकि बॉइल टेम्परेचर क्या होता है, 100 डिग्री। तो आपने बॉईल होना शुरू हुआ, 100 डिग्री हो गया, आपने उसको 10 मिनट तक रख दिया। किसी सब्सटेंस से आपको वो बैक्टीरिया मारने थे, आपने 10 मिनट तक उसको रख के बॉईल कर दिया। अरे, एक सेकंड। आपने 10 मिनट तक बॉईल कर दिया उसको 100 डिग्री सेल्सियस। ये सफिशियंट होता है। सारे स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया तो इसमें किल नहीं होते हैं, बट कुछ स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया इसमें डेफिनेटली किल हो जाते हैं। ठीक है, 100 डिग्री से कम पर तो स्टेरिलाईजेशन होना मतलब बहुत ही मुश्किल होता है। तो एट 100 डिग्री पे आप कितना टाइम को होल्ड करोगे, 10 मिनट। देन स्टीमिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। आपने पहले वाटर को बॉईल किया, फिर उसमें से जो स्टीम निकल रही है, उस स्टीम के एक्सपोजर से आपने बैक्टीरिया को किल किया। इसको बोलते हैं स्टीमिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब कितनी मिनट स्टीम करनी है, अराउंड, अगर 100 डिग्री अराउंड 90 मिनट आपको स्टीम देनी पड़ेगी, तब बैक्टीरिया उस सरफेस से किल होंगे। ठीक है, 100 डिग्री पर एक प्रोसेस होती है जो आपने बचपन में भी पढ़ी होगी, जिसका नाम होता है टिंडे लाई सेकेंड टिंडेलाइजेशन। ठीक है, टिंडेलाइजेशन कितने टेम्परेचर पर होता है, डिग्री पर होता है। अब इसमें कर क्या है, इसमें होती है, ये वर्ड आप लोग याद रखना, इंटरमिटेंट हीटिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग सब
होगी। आजकल इंस्टाग्राम पे काफी आता है इंटरमिटेंट फास्टिंग, कि अगर आपको वेट लूज करना है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो, मतलब अभी 6 बजे खाना खाया है, फिर 12 घंटे तक कुछ मत खाओ। ठीक है, एक ऐसे ही होती है इंटरमिटेंट हीटिंग। ये कितने दिन तक होती है? 3 दिन तक कंटिन्यू। पहले दिन बैक्टीरिया को 100 डिग्री पे मॉइस्ट हीट दी, दूसरे दिन फिर 100 डिग्री पर दी, तीसरे दिन फिर दी। 3 दिन लगातार जब आपने बैक्टीरिया को 100 डिग्री सेल्सियस पर ट्रीट किया, कितने टाइम के लिए? 20 to 45 मिनट के लिए। तो तीसरे दिन के बाद बैक्टीरिया उसमें से रिमूव हो जाएंगे। इसको बोलते हैं टेंडलाइजेशन या फिर इंटरमिटेंट हीटिंग। ठीक है। अब इसमें फर्स्ट एक्सपोजर, जब पहले दिन आपने किल किया तो वेजिटेटिव सेल यानी नॉर्मल बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाए। दूसरे दिन, तीसरे दिन जब आप कर रहे हो लगातार, स्पोर होते हैं ना, स्पोर, वो स्पोर कन्वर्ट हो जाते हैं वेजिटेटिव सेल में, यानी जर्मिनेट हो जाते हैं, नॉर्मल बैक्टीरिया बन जाते हैं और उसके बाद किल हो जाते हैं। इसमें आप स्पोर को भी किल कर सकते हो। ठीक है। देन आता है हमारा सबसे जरूरी, ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव सबने यूज किया होगा, ठीक है, या देखा तो होगा ही। ऑटोक्लेव एक मॉइस्ट हीट का टाइप है। ठीक है। ऑटोक्लेव कितने टेम्परेचर पर करते हैं? 121 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर कितना रखते हैं? 15 psi। 15 psi और 121 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड, जिसमें आप बैक्टीरिया और उनके स्पोर दोनों को किल कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट का नाम है ऑटोक्लेव, मेथड हो गया ऑटोक्लेविंग, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। ठीक है। जैसे हमारे घर में होता है ना प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर में आलू बॉईल करते हो ना, फिर मम्मी बोलती है सीटी बंद कराओ। उसी प्रेशर कुकर की तरह हमारा जो ऑटोक्लेव है वो काम करता है। ठीक है। अब ऑटोक्लेव की जो मशीन होती है ना, उसमें एक प्रेशर मॉनिटर करने वाली वो लगी होती है, मीटर। वहां पे यहाँ पे 15 psi लिखा होता है। जैसे ही वहां 15 psi पहुंचा, आप समझ जाओ अपने आप कि ऑटोक्लेव का टेम्परेचर जो है वो 121 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। ठीक है। तो कल हमें कोई कल्चर मीडिया स्टेराइल करना है, हमें कोई भी मॉइस्चर वाली चीज, पानी वाली चीज स्टेराइल करनी है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑटोक्लेव। अब ऑटोक्लेव मारता कैसे है बैक्टीरिया को? तो ये ऑटोक्लेव के अंदर मैंने मीडिया रखा है जिसके अंदर बैक्टीरिया है। तो यहाँ से ऑटोक्लेव में स्टीम बन रही है, 121 डिग्री सेल्सियस पे ये स्टीम बन रही है। ये स्टीम पेनिट्रेट करेगी, बैक्टीरिया की सेल को पेनिट्रेट करेगी, और यहाँ पे जो प्रोटीन प्रेजेंट है इनको डीनेचर कर देगी, कोगुलेट कर देगी। ये सारी प्रोटीन कोगुलेट हो जाएंगी, बैक्टीरिया की प्रोटीन कोई काम नहीं कर पाएंगी और बैक्टीरिया की हो जाएगी डेथ। ठीक है। ये जो स्टीम वाला मेथड होता है ऑटोक्लेव वाला, ये सबसे एफिशिएंट मेथड होता है टू किल बैक्टीरिया एंड देयर स्पोर्स। नेक्स्ट मेथड है हमारा फिल्ट्रेशन मेथड। फिल्ट्रेशन मेथड नाम से ही समझ आ रहा है कि आप एक फिल्टर पेपर यूज कर रहे हो। उस फिल्टर पेपर से आप सैंपल को जब पास करोगे तो बैक्टीरिया उस फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएगा और जो हमारा सैंपल है वो नीचे आ जाएगा। बैक्टीरिया सेपरेट हो जाएंगे यहाँ से। इस मेथड को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। ये 100% एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी अगर हम फिल्टर कर रहे हैं तो हो सकता है बैक्टीरिया इससे पास कर जाए बाई चांस। ठीक है। अब फिल्टर पेपर का साइज क्या होना चाहिए? तो फिल्टर पेपर के अंदर जो पोर होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पोर होते हैं, तो 0.5 माइक्रोमीटर, 0.5 माइक्रोमीटर, 0.45 माइक्रोमीटर से छोटा पोर साइज अगर होगा तो बैक्टीरिया उससे पास नहीं कर पाएगा। तो अगर इसका साइज पॉइंट, ये जो पोर है पेपर के, ये 0.5 माइक्रोमीटर, 0.45 माइक्रोमीटर से कम है, तो बैक्टीरिया इससे क्रॉस नहीं कर पाएगा और ऊपर ही रह जाएगा। तो जनरली हम ये क्यों यूज करते हैं? अगर मुझे सीरम, प्लाज्मा, ठीक है, सीरम, प्लाज्मा, एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स, मतलब ये सब ना, अगर मैं इनको ज्यादा हीट दूंगी ऑटोक्लेव में, ये सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इसको हम ज्यादा हीट नहीं दे सकते, तो विदाउट हीट हम कैसे फिल्टर कर सकते हैं? फिल्ट्रेशन से। तो हम इनको क्या कर देते हैं? फिल्टर कर देते हैं। ठीक है। कोई आपसे नाम पूछ ले
तो जैसे कि एक फिल्टर यूज होता है earthenware candles नाम का, ठीक है। देन वी हैव asbestos filter, then we have cellulose membrane filter, ठीक है। इन सब का काम है फिल्टर करना। नाउ दिस इज योर होमवर्क। आप इन सारे फिल्टर के बारे में पढ़ के आओगे और मुझे कमेंट करके बताओगे कौन सा फिल्टर में, इन तीनों फिल्टर में क्या डिफरेंस है और कौन सा फिल्टर सबसे अच्छा है, ठीक है। एक और फिल्टर लिख लो, सिंटर ग्लास फिल्टर, ठीक है। आप मुझे कमेंट में इन चारों फिल्टर के यूज बताओगे और डिफरेंस। तो हमारा फिल्ट्रेशन भी यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हमारा लास्ट आ रहा है स्टरलाइजेशन बाय फिजिकल मेथड यानी रेडिएशन। लास्ट है फिजिकल मेथड यानी रेडिएशन। तो यूवी रेज जो होती है हमारी अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रेड जो होती है वो बैक्टीरिसाइडल होती है। अब मैं एक और चीज बता देती हूँ, बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक ये दो वर्ड आते हैं। स्टैटिक मतलब किसी चीज का रुकना। अगर बैक्टीरिया मरे नहीं, बस उसकी ग्रोथ होना रुक जाए, बस उसकी ग्रोथ होना रुक जाए, तो उसको बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। साइडल मतलब किल, अगर बैक्टीरिया मर जाए तो उसको बोलते हैं बैक्टीरिसाइडल। तो यूवी रेज जो होती हैं वो बैक्टीरिसाइडल होती हैं, ठीक है। 330 नैनोमीटर तक या उससे कम पे जो यूवी रेज आ रही हैं वो सारी बैक्टीरिसाइडल होंगी, बैक्टीरिया को क्या कर देंगी, किल कर देंगी, ठीक है। एक आती है जर्मीसाइड लैम्प। जर्मीसाइड लैम्प से यूवी रेज निकलती है 250 से 260 नैनोमीटर तक वेवलेंथ होती है इसकी। और ये जो भी इन्वायरमेंट में एयरबॉर्न बैक्टीरिया है, ठीक है, इन्फेक्शियस बैक्टीरिया है, सर्जिकल सर्जरी जो होती है ऑपरेशन रूम में वहां जो बैक्टीरिया है, ये लैम्प उन बैक्टीरिया को क्या कर देती है, किल कर देती है, ठीक है। उसके अलावा और कौन से रेडिएशन हो सकते हैं, एक्सरेज हो गए, कैथोड रेज हो गए, ठीक है। ये भी बैक्टीरिया को और उनके स्पोर्स को क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने लिया स्टरलाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट मेथड। अब हम पढ़ेंगे बस थोड़ा सा डिसइंफेक्शन के बारे में। हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन से डिसइंफेक्टेंट हमारे पास होते हैं। डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्शन सबको ऑलरेडी समझ आ गया होगा कि इसमें बैक्टीरिया किल हो जाएगा, उसके स्पोर कंप्लीटली किल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए स्टेलाइजेशन 100%, डिसइंफेक्शन नॉट 100%, बट ठीक है। अगर थोड़ा बहुत मतलब बैक्टीरिया को रिमूव कर देगा, बस स्पोर को नहीं करता है। कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ केमिकल्स के नाम मैं आपको बता देती हूँ। ये भी किस करेगा, ये बैक्टीरिया है, या तो इसकी सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देगा, या ये इसकी प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देगा, या ये इसके डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो सिंपली बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में कुछ भी डिस्ट्रॉय कर दो, उसको क्या कर दो, खत्म कर दो। तो कुछ केमिकल्स हैं जो एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज होते हैं, ठीक है, और इफेक्टिव है जो। कुछ इनऑर्गेनिक एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड है लाइक बोरिक एसिड हो गया, क्रोमिक एसिड हो गया। ये दोनों डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज किए जा सकते हैं, बैक्टीरिया को ये किल कर सकते हैं। कोई पूछ ले आपसे ऑर्गेनिक एसिड के नाम बताओ, तो बेंजोइक एसिड हो गया, सैलिसाइलिक एसिड हो गया, ये बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। देन सबसे जनरली कौन सा कॉमनली आप लोग यूज करते हो, एल्कोहल। तो 70% अल्कोहल आइसोप्रोपेन। मुझे ये बताओ आप 70% अल्कोहल क्यों यूज करते हैं, 100% अल्कोहल क्यों यूज नहीं करते। ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। हम स्टेलाइजेशन, हम डिसइंफेक्टेंट करने के लिए हम 70% क्यों यूज कर रहे हैं, 100% यूज करो ना, ज्यादा होगा तो ज्यादा मर जाएगा बैक्टीरिया।
तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर दूंगी। देन कुछ एल्डिहाइड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर्मेलिन, ठीक है, 40% फॉर्मेल्डिहाइड हम यूज कर सकते हैं। देन फिनॉल, जिसमें आपका लाइजोल, आपने लाइजोल का एड देखा है, सारे जमीन पर से सारे कीड़ों को मार देता है। तो लाइजोल हो गया, डिटॉल हो गया, ये क्या है, ये सब टाइप ऑफ फिनॉल है, ये सब किससे बने हैं, फिनॉल से बने हैं, ठीक है। थाइमॉल हो गया, तो ये सब हमारे डिसइंफेक्टेंट हो गए, ठीक है, तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए। बाकी दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। उसके अलावा अब एक और चीज याद रखना, ये जो 40% फॉर्मेल्डिहाइड है, ये हाईली लीथल होता है, मतलब स्पोर को भी किल कर सकता है। ओटी रूम वगैरह, अगर ये ओटी रूम है, मुझे इस पूरे रूम को डिसइंफेक्टेंट करना है कि यहाँ एक बैक्टीरिया ना रह जाए, तो हम वहां पे 40% फॉर्मेल्डिहाइड रख देते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे ये बताएंगे कि ये, एक तो ये बताएंगे और पीछे जो मैंने क्वेश्चन दिया उसका आंसर बताएंगे। उसके अलावा हैव एनी डाउट पूरे लेक्चर में, या आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे, और इसके लिए आई विल मेक द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। आई होप आप सबको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट तो आप लोग पूछ सकते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।